हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2, कुछ उन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का जो प्रीवियस ईयर के जीपेट क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। और फ्रेंड्स, जो ये हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिकली वही एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी वीडियोज़ पे बेस्ड हैं। यानी कि जितने टॉपिक हमने अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किए थे, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जीपेट में ऑलरेडी आ चुके हैं, हम वही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि इससे पहले कि हम इसके 14th वीडियो सीरीज हम इस पे ऊपर अपलोड कर चुके हैं। आप चाहें तो उनको जाके देख सकते हैं, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली हुई है। इससे पहले के पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन फ्रेंड डिस्कस किए थे, जिसमें हमने 2019 एंड 2020 के कुछ एमसीक्यूज़ हमने ऑलरेडी सॉल्व किए थे, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये आज की इस सीरीज़ की हमारी लास्ट वीडियो रहेगी। अभी आपके पास एक दिन बचा है, तो फ्रेंड्स उसमें आपको चाहिए कि आप या तो इस सारी सीरीज़ को दोबारा से रिवाइज़ कर लें। इसके नोट ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, वहाँ से जाके आप उनको डाउनलोड करें और रिवाइज़ कर सकते हैं। या चाहें तो आप इन वीडियो सीरीज़ को दोबारा से एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं जिन्होंने इसको रिवाइज़ नहीं किया। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के डिस्कशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने रखा है, ये देखिए आप 2018 का ही एक क्वेश्चन है जो इसमें पूछा क्या गया है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड कैन बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्लूइड। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि आइडियल फ्लूइड और नॉन आइडियल न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, नॉन न्यूटोनियन के अंदर कौन कौन से और डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, तो वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी आपको आइडियल फ्लूइड के बारे में थोड़ी सी चीज़ मैं बता देता हूँ कि आइडियल फ्लूइड का अगर हम बोले तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, जहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो जो विस्कोसिटी होती है वो जीरो होती है। यानी कि एक हाइपोथेटिकल कंडीशन और विस्कोसिटी जीरो। अब यहाँ पे अगर विस्कोसिटी जीरो है तो आप समझिए कि अगर तो यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस फोर्स है वो अप्लाई ही नहीं होती। और दूसरी चीज़ आपको इससे रिलेटेड, एक आइडियल फ्लूइड से रिलेटेड एक और चीज़ ये भी याद रखनी है कि यहाँ पे जो सरफेस टेंशन आपको देखने को मिलेगा वो बिल्कुल जीरो मिलेगा। तो अब जैसा कि अब ऑप्शन आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन है विस्कस फ्लूइड, दूसरा है कंप्रेसिबल फ्लूइड, तीसरा है नॉन विस्कस फ्लूइड्स। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है? तो फ्रेंड्स, अगर आप देखें कि मैंने जैसा बोला कि यहाँ पे जीरो विस्कोसिटी होती है, तो अब यहाँ पे जो आपको ऑप्शन बी दिख रहा है वो है नॉन विस्कस। यानी कि नॉन विस्कस मतलब इनडायरेक्टली जीरो विस्कोसिटी। तो आपको जहाँ पर जीरो विस्कोसिटी या नॉन विस्कस फ्लूइड आ जाए तो इसका मतलब वहाँ पे आइडियल फ्लूइड की बात हो रही है फ्रेंड्स। जबकि विस्कस से रिलेटेड हम बात करें तो यहाँ पे नॉन आइडियल फ्लूइड आ जाएगा। उसके अंदर फिर हमें दोबारा देखना पड़ेगा कि वो आइदर न्यूटोनियन है, नॉन न्यूटोनियन या जो भी है। तो फ्रेंड्स, ये था इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन जब हमने ये सारे जो आपको रिएक्शन यहाँ पे दिख रही है एंजाइम की, वो हमने डिस्कस की थी ऑलरेडी कि कम्पिटेटिव, नॉन कम्पिटेटिव, अनकम्पिटेटिव। हमने ग्राफ भी आपके साथ अच्छे से डिस्कस किए थे और ये भी बताया था कि इनमें रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या मिलता है और कौन कौन से जो इंट्रैक्शंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा गया है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि नॉन कम्पिटेटिव इनिबिशन का जो एक ऑफ एंजाइम ई एंड कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट एस टू प्रोडक्ट विद द इनिबिटर आई। तो यहाँ पे हमें यानी कि कंपटीशन के बारे में पूछा गया है, वो भी नॉन कम्पिटेटिव इनिबिशन के बारे में। तो हम फ्रेंड देख लेते हैं थोड़ा कि ये कौन से टाइप के कंपटीशन हैं। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑप्शन ए में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है और यहाँ पे आके इनिबिटर बाइंड हो रहा है, जबकि एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट इनिबिटर। तो ये वाली कंडीशन फ्रेंड्स आपको याद रखनी है कि अनकम्पिटेटिव के अंदर फॉलो होती है और हमने वहाँ पे ये डिस्कस भी किया था कि ये अनकम्पिटेटिव को फॉलो कर रही है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन बी को, तो ऑप्शन बी में आप देखेंगे कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ भी इनहिबिटर बाइंड कर रहा है और एंजाइम इनहिबिटर प्लस सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना रहा है। दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ इनहिबिटर रिएक्ट कर सकता है और वहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर बना रहा है। तो यानी कि आप देखें कि एंजाइम के साथ भी एसोसिएटेड हो रहा है और एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ भी एसोसिएटेड हो रहा है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से उसका कुछ लेना देना नहीं है फ्रेंड्स। तो ये वाली कंडीशन जो है वो नॉन कम्पिटेटिव के लिए फॉलो कर रहा है। यानी कि कम्पिटेटिव तो हमें वहीं पे देखने को मिलेगी जहाँ पे जो सबस्ट्रेट है और जो हमारा इनहिबिटर है उसके अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। अब ऑप्शन थ्री की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ये सीधा एग्जाम्पल जो है वो कम्पिटेटिव इनिबिशन का है। यानी कि अगर एंजाइम के साथ इनहिबिटर रिएक्ट कर रहा है तो वो सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ रिएक्ट नहीं होने देगा और ना ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल जो है वो कम्पिटेटिव का है। तो फ्रेंड्स, ये थे एग्जाम्पल और इसमें आंसर अगर आप देखें तो आपको देखेगा कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको
2018 का ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेरे से गलती से यहाँ पे 2020 टाइप हो गया है, तो 2018 के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि हमसे पूछा गया है, जैसे कि हमने केमिस्ट्री के पार्ट जो इंपॉर्टेंट स्टीरियो केमिस्ट्री के टॉपिक थे वो डिस्कस किए थे। यहाँ पे देखें कि आप डाइस्टीरियोमर्स की कुछ करेक्टली डिफाइंड डाइस्टीरियोमर्स हैं जो उनके बारे में पूछा गया है कि कौन सा इनमें से स्टेटमेंट है जो वो करेक्टली डिफाइन कर रहा है उसको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि दीज हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। तो फ्रेंड्स ऑप्टिकल रोटेशन की अगर हम बात करें तो इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आपने पढ़ा होगा जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये एक चीज़ बोली थी कि यहाँ पे जितने भी हमारे डाइस्टीरियोमर्स होते हैं उनकी अगर आप देखें कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सारी की सारी वो डिफरेंट होती हैं, राइट। जबकि उनका अगर देखें ऑप्टिकल रोटेशन वगैरह की हम बात करें तो वो सिमिलर होता है। जबकि अगर हम देखें जो हमने इनिंशियोमर पढ़े थे, इनिंशियोमर में आपको एक चीज़ वहाँ पे मैंने बताई थी कि जितने भी होते हैं इनिंशियोमर होते हैं उनकी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं एक्सेप्ट ऑप्टिकल रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देखें जो स्टेटमेंट ए है वो डिफाइन कर रही है इनेंशियोमर को, ना कि डाइस्टीरियोमर्स को। तो दूसरा हम देखें कि नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑब्जेक्ट मिरर इमेज मिरर रिलेशनशिप है, जबकि डाइस्टीरियोमर्स में हमने देखा कि वहाँ पे मिरर इमेज है ही नहीं, नॉन मिरर इमेज है, यानी कि आपको मिरर इमेज देखने को नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़ देखें हम कि डिफर इन ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हाँ फ्रेंड्स ये चीज़ जो है ये बिल्कुल एक डायरेक्ट कंसेप्ट है, और ये फ्रेंड्स मैंने आपको जैसा पिछली वीडियोस में बोला भी था कि अगर आप एक पॉइंट को पकड़ जाते हैं तो आपको आंसर सीधा उसी से देखने को मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख लें कि फ्रेंड्स सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तक चलते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि जो ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज हैं वो कौन से इस कैटेगरी के अंदर एग्जाम्पल आ रहे हैं। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का आपको जो मैंने वहाँ पे डिस्कस किए थे, आपको दो एग्जाम्पल मैंने बताए थे, एक तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का, एक ग्लूकोज और मैनोज का। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स ये जो कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं वो है इपीमर, यानी कि इपीमर मतलब जो एक सिंगल कार्बन से डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक सिंगल कार्बन पे आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा उसी की बेस पे इनको इपीमर की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है वो C4 इपीमर है, ग्लूकोज और मैनोज जो है वो C2 इपीमर है, आपको याद रख लेना है। एनोमर क्या होता है फ्रेंड्स, एनोमर मतलब अगर वो कार्बन 1 यानी कि अल्फा कार्बन पे हो सकते हैं या बीटा कार्बन पे, हमने वो बताया था आपको कि अल्फा और बीटा किसे कहेंगे, यानी कि अगर कार्बन नंबर 1 पे अगर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब वो एनोमर है। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ए है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इनमें से नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है और 2018 का है। देखिए फ्रेंड्स कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और ये क्वेश्चन हमने फ्रेंड्स में आप खुद जाके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम टॉपिक डिस्कस किए हैं उनसे ऑलरेडी आए हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि फ्रेंड्स वो बहुत ईजी है। लाइक HLV की वैल्यू पूछी है और बहुत सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं रखे हुए हैं फ्रेंड्स। मैं बहुत कुछ ही जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको इन टॉपिक्स का इंपॉर्टेंस पता चल सके फ्रेंड्स कि कितने क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से रिपीट होते हैं। और फ्रेंड्स मैंने ये टॉपिक जो सेलेक्ट भी इसी बेसिस पे किए थे कि मैंने पहले क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया था, उसी के बाद मैंने इनको टॉपिक्स को आपके लिए लेके आया हूँ फ्रेंड्स। अब देखें फ्रेंड्स अगर हमने जैसा कि बात किया था हिस्टिडीन और आर्जिनिन थे जो वो नॉन सेमी इसेंशियल के अंदर आ रहे थे, लाइसिन और थ्रेओनिन आपने देखे होंगे इसेंशियल के अंदर आ रहा था, तो आपका बचा एक ही सेरीन, यानी कि सेरीन आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जो कि नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा गया है कि आपको कुछ रिप्रेजेंटेटिव कॉजिंग ऑर्गेनिज्म दे दिए गए हैं और उन्हीं के रिलेटेड कुछ डिजीज़ दे दी गई हैं, यानी कि आप कॉलम 1 में देखेंगे तो आपको कुछ डिजीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही हैं और कॉलम 2 में आप देखेंगे उनके कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको इनको क्या करना है कि इनको मैच करना है और मैच करने के बाद आपको एक फाइनल ऑप्शन वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये फ्रेंड्स हम ऑलरेडी ये डिजीज़ का डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ कि कौन से इनके कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं। चलिए थोड़ा सा डिजीज़ हम और यहाँ पे मैच करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो जैकब डिजीज़ है यानी कि क्रूटफेल्ट जैकब डिजीज़ है जो ये प्राइन्स रिलेटेड डिजीज़ हैं, हम इसको इन फ्यूचर बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे। बहुत सारी और भी डिजीज़ हैं जैसे कि हमने पार्किंसन डिजीज़ का बात की आपसे, तो पार्किंसन डिजीज़ को भी कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वो प्राइन रिलेटेड डिजीज़ है, तो इसका हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे कि प्राइन क्या होते हैं, प्राइन रिलेटेड डिजीज़ क्या होती हैं, प्राइन कैसे डिजीज़ कॉज करते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट इन्फेक्टियस प्रोटीन है फ्रेंड्स जो कि डिजीज़ कॉज करती हैं। तो ए का अगर हम बात करें, 1 का अगर हम सीधा साधा देखें ऑप्शन तो आपको देखेगा कि यहाँ पे प्राइन्स लाइक नेचर है। जबकि टाइफस का अगर टाइफस का आप देखें, टाइफस को आपको पता है फ्रेंड्स कि आपको ऑप्शन आर आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर सिफिल्स की बात करें तो सिफिल्स में आपको ऑप्शन देखेगा ट्रिपोनोमा पैलेडियम, और प्लेग में अगर देखें तो यर्सीनिया पेस्टिस। तो ये आपके कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल थे फ्रेंड्स, इनको आपको मैच कर लेना है। लाइक 1 में आप देखें कि क्यू प्राइन्स लाइक प्रोटीन्स हैं, दूसरे में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन जो सी है वो आपको यहाँ पे करेक्ट मिल रहा है। आप इसको एक बार फ्रेंड्स खुद से मिला लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी आप देखें तो हमने डिस्कस किया है कि टाइप 1 ग्लास कंटेनर है जो इंजेक्शन के लिए यूज होता है, उसके लिए आपको कौन सा टेस्ट यूज करना है। तो हमने टाइप 1, 3, 4 के लिए आपको बताया था कि वहाँ पे आपको कौन सा यूज करना है, पाउडर ग्लास टेस्ट यूज करना है, जबकि 2 था जो उसके लिए वाटर अटैक टेस्ट आपको यूज करना था। तो इसका आंसर जो रहेगा फ्रेंड्स वो सिंपल सा आंसर पाउडर ग्लास टेस्ट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, सस्पेंशन ऑफ स्टार्च इन वाटर एग्जिबिट। तो यहाँ पे सस्पेंशन है एक जो स्टार्च इन वाटर है, इसी का एग्जांपल आपसे पूछा गया है कि ये किस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है, यानी किस कैटेगरी में ये आएगा। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है, हमने आपको बात की थी कि फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का। तो जो डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन थे वो डायलेटेंट फ्लो के अंदर आ रहे थे, और अगर आप देखें जो स्टार्च इन वाटर है वो डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है। तो इसका आंसर जो रहने वाला है फ्रेंड्स वो डायलेटेंट फ्लो रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमने अमीनो एसिड से डिराइव जितने भी एल्कोलॉइड्स थे हमारे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि कौन से अमीनो एसिड कौन से एल्कोलॉइड के लिए फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि सिंथेसिस कौन से अमीनो एसिड से पर्टिकुलर एल्कोलॉइड की हो रही है। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रोपेन एल्कोलॉइड हैं वो किससे बायोसिंथेसाइज हो रहे हैं फ्रेंड्स, वो ऑर्निथीन से हो रहे हैं। टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन की हम बात करें तो ट्रोपोलोन और आइसोक्विनोलिन हो रहे थे। तो वो एग्जांपल आप अच्छे से देख लें फ्रेंड्स, वहाँ पे उनको बहुत अच्छे से रट लें, क्योंकि वो हर बार क्वेश्चन वहाँ से आते ही हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि क्लोटिंग फैक्टर से रिलेटेड है, यहाँ पे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द क्लोटिंग फैक्टर, जो कि स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि इसको हम दूसरा नाम थ्रोम्बोकाइनेज भी बोल सकते हैं। तो इसका एग्जांपल फ्रेंड्स आपको सीधा सा याद है कि फैक्टर 10 इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड ही इसको पूछा गया है कि इसमें मेनली पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड इन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स इज, यानी कि फेज 1 में हमें कितने पेशेंट की ज़रूरत पड़ेगी अपने ट्रायल को स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि फ्रेंड्स एक्चुअल में फेज 1 में जो हम लेते हैं वो हेल्थी वॉलंटियर्स को लेते हैं, और कुछ कंडीशंस हैं, कुछ डिजीज़ हैं जिनके अंदर हमें जो डिजीज़ वॉलंटियर है उनको लेना होता है। जैसे कि एड्स की हम बात करें या कैंसर की हम बात करें तो इनके अंदर हमें पेशेंट्स को लेना होता है। तो हेल्थी वॉलंटियर का जो काउंट रहेगा वो कितना रहेगा, वो बहुत ही कम रहता है, अप्रॉक्स 20 to 100। तो इसका एक आंसर आप देखें तो आपको ए देखने को मिलेगा। जबकि हम बात करें सी की, सी आप देखेंगे कि ये फेज़ 2 में होता है और अप टू सेवरल थाउजेंड इसकी हम बात कर सकते हैं। तो फेज़ 3 में फ्रेंड फेज़ 3 में भी 1000 ही होता है, मोस्टली 500, और बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन होता है जो वो आप देखें फेज़ 4 में होता है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म पे एडवर्स रिएक्शन को हम फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है कि हीमोफीलिया ए है जो इस डिजीज़ कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, ये भी आप देखें कि क्लोटिंग फैक्टर से रिलेटेड है, और आपको पता है कि हीमोफीलिया ए है जो उसका नाम ही एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए है, वो कौन सा है, वो है 8। तो आपको अच्छे से वो याद रख लेना है, आपके सामने आंसर सीधा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देखें कि यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर से भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, अमीनो एसिड सिंथेसिस से आए हुए हैं, और जो हमने ये न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में बताया था फ्रेंड्स, हम कितने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 5-6 क्वेश्चन हम इससे डिस्कस कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लिनिकल ट्रायल से आप देखें कि हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, या तो आपसे पेशेंट्स की काउंट पूछे जा रहे हैं या उनके नाम पूछ लिए जा रहे हैं कि कौन से में हम थेराप्यूटिक कन्फर्मेटरी कौन सा है, थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी कौन सा है, कौन से में और स्टडी किस टाइप की हो रही है, डिजाइन किस टाइप का है, रैंडमाइज है या वन सिंगल ब्लाइंड है, डबल ब्लाइंड है, वो चीज़ें आपसे पूछ ली जा रही हैं, टोटल चीज़ें। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज का टोटल डिस्कशन। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बोल चुका हूँ, ये हमारी लास्ट की वीडियो थी फ्रेंड्स। अब आपके पास सिर्फ एक दिन बचा है आज इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपसे फ्रेंड्स यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करें और एमसीक्यू सॉल्व करें। और फ्रेंड्स आपको ये एडवाइस रहेगी मेरी कि एक आप जीपेट से जो एक दिन पहले का आपके पास टाइम रहेगा, उसमें स्टार्टिंग में आप रात को आराम से अच्छी नींद लें, अच्छे से, बिना विदाउट टेंशन, बिल्कुल स्ट्रेस ना लें। आपने जितना पढ़ा फ्रेंड्स यकीन मानिए कि आपके लिए वो इनफ है, आपने जितना पढ़ा वो आज से आप क्वालिफाइड कर जाएंगे अगर आपने अच्छे से उसको पढ़ा होगा फ्रेंड्स। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स आप स्ट्रेस लेंगे तो उससे आपकी जो स्टडी है वो इफेक्ट होगी, जो आपका परफॉर्मेंस है एग्ज़ाम में वो भी अफेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आगे जो नाइपर के लिए अभी स्टार्ट करेंगे इन फ्यूचर, जस्ट जीपेट के कुछ दिन बाद से हम नाइपर के लिए एक सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम नाइपर के बारे में सारी चीज़ें जो कि बेसिक होता है, यानी कि इन साइट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे नाइपर का क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है, कौन नाइपर का क्वेश्चन पेपर सेट करता है, कौन से टॉपिक कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा आते हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स हम यहीं पे इस सीरीज़ को स्टॉप करते हैं और तब मिलेंगे उस सीरीज़ के साथ। तो फ्रेंड्स आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, डू योर बेस्ट एंड गिव योर 100%। तो फ्रेंड्स थैंक यू।